मेरे पति शादी के तुरंत बाद दुबई चले गए, इसीलिए मैं घर पर अकेला रहता था और मैं अपने मनोरंजन के लिए अपने भतीजे को अपने घर ले आया। मेरा भतीजा 13 साल का था, लेकिन वो 18 साल का लग रहा था। जब भी मैं नहाने के लिए बाथरूम में जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मैं इसे भ्रम मानकर टाल देता था और अपने काम में व्यस्त रहता था। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रहा था, तभी किसी ने दरवाजा खोला और मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। वो भी मेरे साथ नहाने लगा। फिर उसने मुझे घुमाया और मेरी आंखों से हाथ हटा लिए। जब मैंने दरवाजा खोला और उसकी तरफ देखा तो मैं बेहोश हो गया। मेरा नाम सोबिया था। मेरे पति दुबई में रहते थे। शादी के कुछ ही महीने बाद वो विदेश चले गए। मेरे ससुराल वाले भी इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में मुझे घर पर अकेले रहने में डर लगता था, क्योंकि ये दुनिया बहुत क्रूर थी और किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं अक्सर अपने पति से जल्दी घर लौटने को कहती थी, जिस पर वो मुझसे कहती कि यहां मेरी नौकरी बहुत अच्छी है और मैं जीविकोपार्जन कर रही हूं, इसलिए मैं इतनी जल्दी घर नहीं आ सकती। ये सुनकर मैं चुप हो जाती। घर पर मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं जब मन करता सो जाती और जब मन करता उठ जाती। जब भी मैं अपनी बहन के घर जाती तो वो मुझसे कहती, थोबिया, मुझे तुम्हें अकेले देखकर बहुत डर लगता है। काश तुम्हारा पति घर आ जाता। मेरी बहन को मेरे अकेले रहने से बहुत डर लगता था, लेकिन मैं क्या करती? मैंने अपने पति से बार बार कहा था, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझता था। मैं उन पर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था। एक दिन मेरी बहन मुझसे बात करने लगी, जब तक आपके पति घर वापस नहीं आ जाते तब तक मेरे बेटे अयान को अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर मैंने उससे कहा, भैया, आपका बेटा केवल 13 साल का है, इससे मेरी सुरक्षा कैसे होगी? लेकिन मेरी बहन ने कहा, कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है, तो मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपके बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि आपका बेटा रोजाना आपसे मिलने नहीं आएगा। अगर आप उसे मेरे पास भेज रही हैं तो वो मेरे पास ही रहेगा और महीना 2 महीने बाद ही मिलने आ सकता है। मैंने अपनी बहन को डराने की कोशिश की, लेकिन वो तो ऐसे बैठी थी जैसे तैयार हो। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं इसे अपने पास रखूंगी और जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे आकर मिलो। मैं उस दिन अपने भतीजे को घर नहीं लाना चाहता था, लेकिन मेरी बहन ने तुरंत अपने बेटे को मेरे पास बुला लिया। मैंने उसे कई दिनों के बाद देखा। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अरे बेटा, तुम बहुत बड़े हो गए हो। मैं अपने भतीजे को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। वो 13 वर्ष का था, लेकिन उसकी लंबाई से वो 16 या 17 साल का लग रहा था। उसके बाद वो मुझसे कहने लगा, आंटी, अब आप ऐसी नहीं रही, तुम पहले से भी अधिक स्मार्ट और सुंदर हो गए हो। अयान ने तुरंत मुझे गले लगा लिया। मैंने भी उसे गले लगाया, लेकिन उस समय मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा कि वो अब बच्चा नहीं रहा। मुझे उसकी लंबाई देखकर शर्म आ गई, इसीलिए मैंने तुरंत उससे रिश्ता तोड़ लिया और वो उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर शर्मिंदा हुई। फिर मैं उसे अपने घर ले आया। मेरा भतीजा छोटा था, लेकिन वो बड़ा लग रहा था और उन्होंने एक वयस्क की तरह व्यवहार भी किया। उसके आए हुए अभी केवल 2 दिन ही हुए थे। एक दिन मैं रसोई में काम कर रही थी। अयान पीछे से आया और मेरी गर्दन में हाथ डालकर बोला, आंटी, मेरे लिए थोड़ा जूस बनाओ। मैंने गुस्से वाला चेहरा बनाते हुए कहा कि अभी मेरे पास करने को बहुत काम है। जो भी खाने पीने का मन हो उसे खुद पकाएं और खाएं। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। ये लड़का इतना बड़ा हो गया है, लेकिन इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी है। मैंने उसे डांटा और अपने काम में व्यस्त हो गया। मैंने इयान की आवाज नहीं सुनी, तो मैंने सोचा कि अयान अपने कमरे में चला गया होगा। तो मैं शौचालय चला गया
और स्नान करने लगे। मुझे अभी बाहर जाना था, लेकिन जब से मेरा भतीजा मेरे घर आया है, वो खाने पीने की बातें ही करता रहता है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। कई बार मैं गुस्से में उससे ये बात कहता था, लेकिन वह ये बात सामने से कहता है। चाची, मेरी मां ने मुझे सख्ती से आपके साथ रहने को कहा है, क्योंकि लोग औरत को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहूंगा। यह सुनकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया। ऐसा नहीं था कि मुझे अपना भतीजा पसंद नहीं था, लेकिन मैं उसके आगमन और उसकी हरकतों से थोड़ा तंग आ गया था। मुझे हर समय उस पर नजर रखनी पड़ती थी। मेरे पति के चले जाने के बाद मैं घर पर बिल्कुल अकेली रह गई। इसलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ऑनलाइन काम शुरू किया, ताकि मैं खुद को व्यस्त रख सकूं। और कई बार मुझे काम के लिए जाना पड़ता था, लेकिन वो अपने भतीजे को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, और मैं इसे अपने साथ भी नहीं ले जा सका। इसलिए मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि उसे वापस अपने घर कैसे भेजूं। उस दिन मैं किसी काम से घर से बाहर गया था। मुझे इसमें थोड़ा अधिक समय लगा, इसीलिए मैं रात को देर से आया। इसलिए इयान का कमरा बंद कर दिया गया। मैंने सोचा कि शायद वो खाना खाने के बाद सो गया होगा, क्योंकि मैंने जाने से पहले खाना बना लिया था। तो मैं बिना सोचे समझे अपने कमरे में आ गया, और मैंने सोचा कि अब मैं आराम से बैठकर खाना खाऊंगा और फिर शांति से सो जाऊंगा। लेकिन उसी समय मेरे दोस्त का फोन आया और बातचीत शुरू कर दी। उस क्षण मुझे होश आया जब मेरे बाथरूम का दरवाजा खुला, और यह देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि रात के उस समय मेरा भतीजा मेरे बाथरूम से बाहर आ रहा था। यह देखकर मैं थोड़ा डर गया। अयान, तुम इस समय मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने डरते हुए उससे पूछा। तो उसने कहना शुरू किया, चाची, मैं आपकी बातें सुनने के लिए यहां छुपकर बैठा था। अयान की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा 13 साल का भतीजा अपनी ही चाची के साथ ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहता, वो मेरी ओर देखकर हंसने लगा और फिर बोला, अरे आंटी, आप तो डर गई है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। ये कहकर वो तुरंत मेरे बिस्तर पर आया और मेरे बगल में बैठ गया। मैं अपने कमरे में एक खेल खेल रहा था, लेकिन वहां इंटरनेट सिग्नल अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं आपके कमरे में आया हूं। यहां मेरा पबजी बहुत बढ़िया चलता है। तो मैं आपके बिस्तर पर लेट गया और बहुत सारे वीडियो गेम खेले, और जब तुम आए तो मैं शौचालय चला गया। यान ने जब यह कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो तुम इतने दिनों से वॉशरूम में क्या कर रही थी? मैं अभी तुम्हारी मां को फोन कर रहा हूं कि वे आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। ये सुनकर वो हंसने लगा और फिर मुझसे बोला, आंटी जान, मैं कसम खाता हूं कि मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। मैं तो वॉशरूम में भी पबजी खेलने में व्यस्त था, और तुम मुझे घर जाने की धमकी क्यों देते रहते हो? ये कहते हुए उसने मुझे गले लगा लिया। आप मेरी बहुत अच्छी चाची हैं, मैं आपके साथ रहूंगा। ये सुनकर मैं अलग हो गई और असीम को घूरने लगी। वो हंसने लगा, आंटी, ये लाड़ प्यार की उम्र है। जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा तो क्या तुम मुझे लाड़ प्यार करने दोगी? अयान की ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने उससे कहा कि जब तुम 70 साल के हो जाओगे तब मैं 100 साल की हो जाऊंगी, और शायद तब मैं जिंदा भी न रहूं, क्योंकि मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूं। वो मुझसे बात करने लगा, अरे चाची, आप मजाक क्यों कर रही हैं? तुम बहुत छोटे दिखते हो। ये सुनकर मैंने उससे कहा, मेरे पास अभी बहुत काम है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मैं शर्त लगाऊंगा। इयान की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उससे धीरे से पूछा कि क्या शर्त है? जिस पर उन्होंने कहा, मुझे 100 रुपए का नोट दे दो, फिर मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा। अयान की बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे धमका रही है। अयान ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं आंटी, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा।
मेरी मां मुझे पैसे देती थी, लेकिन अब मैं आपके घर में रहता हूं, इसलिए मैं अपनी मां से पैसे नहीं ले सकता। अयान की यह बात सुनकर मैं बिस्तर से उठा और अपने बटुए से 100 रुपए का नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत थक गया हूं, तो मैं तुम्हारी मां से कहूंगा कि वो सुबह आकर तुम्हें यहां से ले जाए। लेकिन इयान ने बात करना शुरू कर दिया, जब तक अंकल नहीं आ जाते मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुनकर मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन मैं जानता था कि वो बहुत जिद्दी थी, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, इसलिए मैं चुप हो गया और मुझे लगा कि अयान अभी भी बच्चा है। अगर वो कुछ दिन मेरे घर में अकेला रहेगा तो ऊब जाएगा, क्योंकि यहां उसके साथ मजाक करने वाला कोई नहीं है। तो कुछ दिनों में ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, फिर मैं अपने घर में आजादी से रह सकूंगा। लेकिन मैं देख सकता था कि अयान मेरे बहुत करीब आ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे मेरा घर पसंद आया। वो इधर उधर दौड़ता रहता और मेरा सारा काम कर देता। मैं उससे जो भी करने को कहता वो तुरंत कर देता। कभी कभी मैं जानबूझकर उससे बहुत सारा काम करवाता था, ताकि वो तंग आकर खुद ही यहां से भाग जाए। लेकिन वो खुशी खुशी मेरा सारा काम कर देगा। मुझे इयान की एक आदत बहुत आपत्तिजनक लगी। वो मेरे कमरे में छिपकर मेरी बातें सुनता था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं इस बारे में सोचने लगा, ये लड़का बहुत होशियार है। मुझे नहीं मालूम कि वो कब से चुपके से मेरी बातें सुन रहा है। उस दिन मैं अपने छोटे भतीजे से बहुत डर गया था। मैंने सोचा कि मैं उसे जल्दी ही घर भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी बहन घर आ गई और उसने कहा, मेरे ससुराल वाले गुजर गए हैं, मैं और मेरे पति उसी रास्ते पर जा रहे हैं। मैं बस आपसे अपने बेटे अयान की देखभाल करने के लिए कहने आया हूं। अपनी बहन की बात सुनकर मैंने उससे कहा कि इयान को भी अपने साथ ले जाओ। वैसे भी वो मुझे यहां बहुत परेशान करता है। मेरी बात के बाद उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, तुम अपनी चाची को क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हें मेरी चाची की देखभाल करने के लिए यहां भेजा है और आप उसके लिए इसे और कठिन बना रहे हैं। यह सुनकर अयान ने शिकायत भरी निगाहों से मेरी ओर देखा और बोला, मां, मैं वादा करता हूं कि मैं आंटी को परेशान नहीं करूंगा। प्लीज, मुझे यही रहना है। मैं घर नहीं जाना चाहता। मैं यहां अपनी चाची के साथ बहुत खुश हूं। अयान ने जो कहा उसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप घर जा सकते हैं। खैर, मुझे जीने की आदत हो गई है। लेकिन मेरी बातों के जवाब में मेरी बहन ने कहा, अरे सोबिया, तुम भूल गई। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे अंतिम संस्कार में जाना है। मैं वहां कुछ दिन रहूंगा, तो ये आपके साथ रहेगा। यह सुनकर मेरी बहन तुरंत चली गई। उसका पति बाहर खड़ा होकर अपनी कार का हॉर्न बजा रहा था। इयान ये देखकर खुश हुआ। इस बीच मैं सोचने लगी कि इस लड़के से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि उसे मेरे घर में रहना अच्छा लगने लगा था। क्योंकि मेरे घर में मेरी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। लेकिन जब से ये मेरे घर आया है, मेरे पास बहुत सारा काम था और मैं इसके कारण अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाता था। नहीं, मैं उन्हें अपने घर बुला सकती थी, क्योंकि हम खुलकर बातचीत नहीं कर सकते थे। और इसका कारण यह था कि इयान चुपके से हमारी बातें सुनता रहता था। उस दिन के बाद जब भी मैं अपने कमरे में आया तो सबसे पहले मैं शौचालय की जांच करूंगा, क्योंकि मेरा भतीजा अक्सर मुझे चिढ़ाने के लिए शौचालय में छिप जाता था। मैं उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक जरूरी काम पूरा किया था। मेरे दोस्त ने फोन करके कहा कि काम पूरा होने की खुशी में एक पार्टी होनी चाहिए। मैं भी बहुत उत्साहित था, इसलिए मैंने एक होटल का नाम बताया और उनसे कहा कि वे अपने सभी दोस्तों को बताएं कि मैं सब कल यहां पहुंच जाऊंगा। मैं अभी अपने दोस्त से बात कर रहा था। अचानक मेरा भतीजा मेरे बिस्तर के नीचे से निकला और बोला, आंटी, मैं भी आपके साथ पार्टी में चलूंगा। मैं उसे अपने बिस्तर के नीचे से निकलता देखकर चौंक गया।
क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो आज ऐसा कुछ करेगा। ये देखकर मुझे शर्म महसूस हुई। मैंने उससे सख्ती से पूछा, तुम मेरे बिस्तर के नीचे छिपकर क्या कर रहे हो? ये सुनकर वो बेशर्मी से हंसने लगा और फिर बोला, आंटी, आज आपके वॉशरूम में सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा था और मेरा खेल नहीं चल रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे बिस्तर के नीचे छिप गया। यहां बहुत अच्छे संकेत मिल रहे थे। यह सुनकर मुझे उसकी हरकतों पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा कि जैसे ही तुम्हारी मां अंतिम संस्कार से वापस आएगी, मैं तुम्हें उसके साथ घर भेज दूंगा। बहुत हो गया, मैं अब तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने जो कहा उसे सुनकर मेरा भतीजा पहले तो बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, आंटी, मैं आपकी सारी बातें सुनना चाहता हूं। यह सुनकर मैंने उसे डांटा और कहा, मैं क्या बुरी बातें कह रहा था? आप दूसरों को क्या बताएंगे? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मैं तुम्हें ये कल बताऊंगा। आप पार्टी में कब जाओगे? मैं वहां तक तुम्हारा पीछा करूंगा, क्योंकि मैंने होटल का पता नोट कर लिया है। इतना कहकर वो चौंक गया और मैंने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि मैं जितना इस लड़के से दूर जाने की कोशिश करती, वो उतना ही मेरे करीब आ रहा था। मुझे पता था कि इयान बहुत बोल्ड है। उसे जैसा कहा जाता था वो वैसा ही करता था। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो कल मेरे पीछे होटल तक आए और मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा करे। इसलिए मैंने इयान को प्यार से समझाया, देखो बेटा, किसी की बातें छुपकर सुनना अच्छा नहीं होता, इसलिए आगे से ऐसा मत करना। लेकिन मेरे समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो मुझे सुनाने लगा, मैं तुम्हारी बात एक शर्त पर मानूंगा। जब तुम मेरी बात मानोगे। मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। बताओ मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी है? मैंने उसकी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, जिस पर उसने कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अयान की बात सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि बात कुछ और थी। जब अयान मुंह से पैसे मांग रहा था तो वो मेरा भतीजा था। मैं उसे जेब खर्च देता था ताकि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो ले सके। लेकिन मैं इसलिए दे रहा था क्योंकि अयान अब मुझसे अक्सर पैसे मांगने लगा था, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं थी। पता नहीं उसने इन पैसों का क्या किया, और जो पॉकेट मनी मैं उसे देती थी वो भी इन पैसों से कुछ नहीं लाया। मैंने उससे पूछा कि वो इन पैसों का क्या करना चाहता है। उसने मुझसे कहा कि मुझे भी अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। अगर तुम मुझे 10,000 रुपए नहीं दोगे तो मैं कल तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे होटल तक आ जाऊंगा। अब तुम्हें फैसला करना है। ये कहकर वो चला गया और मैं बेचैनी से सोचने लगी कि इस लड़के का क्या करूं। ये मेरे हाथ से निकलता जा रहा था। इसकी मां अभी घर नहीं आई थी, इसलिए मैं इसे वापस घर नहीं भेज सकती थी। पर अब मैं उसे अपने घर में भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। पता नहीं वो इतने सारे पैसों का क्या करना चाहता था। मैंने उसे डांटा भी नहीं, कहीं उसकी मां नाराज न हो जाए। उसकी मां ने उसे मेरी देखभाल करने के लिए भेजा था, पर मुझे ही करना था। उस दिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैं चुप रही और सो गई। पर अगले दिन सुबह उठते ही मैंने नाश्ता भी नहीं किया और बैंक से पैसे निकालकर अयान के हाथ में रख दिए और कहा, अगर तुमने मुझसे दोबारा इतने पैसे मांगे तो मैं तुम्हारे मां बाप को बता दूंगी। मैंने उसे उसके पिता के पैसों से धमकाया भी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अपने पिता से बहुत डरता है। पर इस बार वो अपने पिता की धमकी से भी नहीं डर रहा था। पता नहीं उसके मां बाप ने उसे इतनी छूट क्यों दे रखी थी। मेरे पति यहां बैठकर मेहनत कर रहे थे, मैं खुद भी यहां तरह-तरह के काम कर रही थी, ताकि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी सकूं। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत थी और मैं जितना संभव हो सके उतना धन जुटाना चाहता था। लेकिन ये लड़का मुझसे हर दिन पैसे मांगता रहा। खैर, मैंने सोचा था कि पार्टी से लौटते ही मैं अपनी बहन को फोन करके कहूंगा कि वो अपने बेटे को मेरे घर से ले जाए। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहन को उसके बेटे की सारी हरकतों के बारे में बता दूंगा। वो उसकी मां थी, वो उसे समझाएगी और इसे घर ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही सब कुछ घटित हो गया।
जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तैयार होकर अपने दोस्तों के पास जा रही थी। तभी मैंने देखा कि अयान मेरे घर पर था। लेकिन जब मैं पार्टी में वहां पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे अयान मेरा पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गया हो। होटल पहुंचने के बाद मैंने काफी देर तक उसका इंतजार किया और मेज पर बैठ गया, चाय का ऑर्डर दिया और पीने लगा। क्योंकि मुझे पता था कि उसे छिपने की आदत है, इसलिए मैं अपने दोस्त के पास नहीं गया। लेकिन मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम था। यान अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि मेरे साथ होटल तक आ सके। इसलिए मैं शांत हो गया और होटल के बेसमेंट में चला गया, जहां पार्टी आयोजित की जानी थी। मैं वहां गया और अपने दोस्तों के साथ पार्टी का आनंद लेने लगा। मेरा बॉयफ्रेंड मेरी तारीफ कर रहा था, क्योंकि मैंने इस कार्य को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास किया था और मैं अच्छी तरह जानता था कि अपनी भूलने की आदत का फायदा कैसे उठाया जाए। लेकिन तभी गोलियों की आवाज आई। सब इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग सोफे के पीछे छिप गए। लड़कियां डर के मारे रोने लगी। सब हैरान थे कि ये सब कौन कर रहा है। लोग एक जगह जमा हो गए थे। मैं भी उधर भागा और बेहोश हो गया। सिक्योरिटी गार्ड हमारे बॉस से कह रहा था, सर, ये लड़का हम पर जासूसी कर रहा था। उसके पास मोबाइल फोन था और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। ये सुनकर मुझे लगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी हम पर जासूसी करेगा या हमें धोखा देगा, हम उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। ये सुनकर मैं रोने लगा, क्योंकि वो लड़का मेरा भतीजा अयान था, जो मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गया था। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं था। बॉस को समझ में नहीं आया कि मैं क्यों रो रहा हूं। वो नहीं जानते थे कि वो मेरा भतीजा है और नहीं मैं उसे कुछ बता सकता था, अन्यथा वो मेरे साथ भी ऐसा ही कर सकता था। बॉस ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक होटल के कमरे में ले गए और मुझे पानी देने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि मैं इस बच्चे को देखकर ही भावुक हो गई हूं। मैंने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और एक गिलास पानी लिया और पी लिया। मैं सोचने लगा कि अब मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा। मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपने बॉस से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। वे मुझे छोड़कर बाहर चले गए। मैं पाप का बोझ अब और सहन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पार्टी के दौरान पुलिस आ गई और उसने हम सभी को गिरफ्तार कर लिया। जेल जाने के बाद मैंने पुलिस के सामने यह भी कबूल किया कि मैं घर पर अकेली रहती थी और हम जो काम कर रहे थे वो नाजायज था। हम लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों में ड्रग्स भेजते थे। मैं इन लड़कियों से दोस्ती करता था, उन्हें ड्रग्स भेजता था और खूब पैसा कमाता था। लेकिन मेरे भतीजे को इस पर संदेह था और उस रात वो पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गया था और हम सबका वीडियो बना लिया था और फिर गार्ड ने उसे गोली मार दी थी। मेरे कबूलनामे के बाद पुलिस ने चालान काटा और मेरे पूरे गिरोह और मेरे बॉस को जेल भेज दिया और वहीं मैंने अपने किए की सजा काटनी शुरू कर दी। जब मेरी बहन मुझसे जेल में मिलने आई तो उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। वो मुझसे पूछने लगी, बताओ तुमने ये सब क्यों किया? मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। मैं कोई जवाब नहीं दे सका और वो हमेशा के लिए चुप हो गई। मैं बहुत बदसूरत और बहुत गरीब थी। मेरे लिए कोई रिश्ता ठीक नहीं था। एक दिन मेरी मां ने कहा, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, हम कल ही शादी कर लेना चाहते हैं। मैंने हामी भर दी। शादी की रात जब मैंने अपने पति को देखा तो वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत आदमी था। उसे मेरी बदसूरती से कोई आपत्ति नहीं थी और वो मुझे बहुत खुश रखता था। एक रात मैंने अपने पति को स्टोर रूम में जाते देखा। उस कमरे में जो हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वैसे तो मेरा नाम हबीबा था, पर सब मुझे काली काली कहकर बुलाते थे। कभी कभी तो मेरे अपने माता पिता भी मुझे काली कहकर बुलाते थे।
उनके मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। मेरा रंग बहुत सांवला था और मेरे नैनंश बहुत मोटे थे। मेरे माता पिता का फिगर ठीक ठाक था। मेरे दूसरे भाई बहन भी अच्छे दिखने वाले थे। मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरी मां कहती थी कि तूने अपनी दादी की बात मान ली है, और मेरे पिता कहते थे कि तूने अपनी दादी की बात मान ली है। हम बहुत गरीब थे, हमारे पास देने के लिए दहेज भी नहीं था। तो मेरे पिता ने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी बेटी को दहेज नहीं दे सकता, मैं सिर्फ एक बेटी ही दे सकता हूं। पर इसी बीच मेरी 3 बहनों की शादी हो गई, और वो तीनों ही मुझसे बहुत छोटी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी दिखने वाली थी। इसलिए लोगों ने उनकी शादी कर दी। एक बहन ने मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर ली थी। मैंने उन रिश्तों से शादी की जो मेरे लिए आए थे, लेकिन उन्हें वो पसंद आ गए और चले गए। मेरे जीवन में इतनी कड़वाहट थी कि मैं किसी को बता नहीं पाई। क्या ये दुनिया सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए है? बदसूरत लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कोई इंसान किसी से शिकायत क्यों करे? मेरे अपने माता पिता भी मुझे बताते थे कि क्या करना है। मेरी बाकी बहनों की भी शादी हो जाती है। शादियां पैसों से नहीं, बल्कि किस्मत से होती है। मैं अपनी मां से कहती थी कि अगर मैं अच्छी नहीं हूं तो मेरे लिए दहेज बना दो, ताकि कोई मुझे दहेज के साथ ले जाए। लेकिन मेरी मां कहती थी कि पहली बात तो ये कि मुझ में दहेज बनाने की हिम्मत नहीं है, और अगर मैंने बनाया तो दूसरी बेटियां पूछेंगी कि तुमने हमें क्यों नहीं दिया, उसे क्यों दे रहे हो। लेकिन शायद उन्हें मेरी शादी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं ही अकेली थी जो घर पर रहती थी और उनके लिए घर का काम करती थी। जब मैं अपनी बहनों के बारे में सुनती तो मेरा दिल दुख से जल उठता। अगर मेरी शादी समय पर हो जाती तो आज मेरे बच्चे होते। उनके हर साल बच्चे हो रहे थे। वे खुश थी। मैं हर रात आसमान की तरफ देखती। मैं इसे देखूंगा और मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे लिए क्या है। हो सकता है कि अल्लाह ने मेरी बात कही, क्या आपकी तरह काला है। मुझे लगा कि वो व्यक्ति भी मेरी तरह दुनिया से सता रहा होगा। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो हम दोनों एक अच्छे जोड़े बन जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगा देंगे। मैंने उससे शादी करने के लिए हामी भर दी। उसने कहा था कि वो अगले दिन दोपहर को आएगा और दोपहर की नमाज के बाद मुझसे शादी करके मुझे ले जाएगा। लेकिन जब मेरी बहनें और सभी रिश्तेदार वहां आए तो दूल्हे को देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी मां ने जिस आदमी के बारे में कहा था वो तुम्हारी तरह काला था। दूल्हा नहीं, वो मेरे दूल्हे का ड्राइवर था। मेरा दूल्हा बहुत अमीर, सुंदर और आकर्षक था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो शादी करने के लिए तैयार था और बहुत खुश दिख रहा था, जैसे वो अपनी मर्जी से शादी कर रहा हो। उसकी मां भी खुश थी। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और शादी की रस्म सादगी से पूरी हुई। मेरी सभी बहनें सुंदर दिख रही थी। मेरे सभी रिश्तेदार मुझसे ईर्ष्या करते थे। न केवल वे अमीर थे, बल्कि लड़का भी बहुत सुंदर और बहुत बुद्धिमान था। मेरे पति को देखकर मेरी बहनें ऐसी हो गई। बात उनके सिर से शुरू होकर पैरों पर खत्म हुई। कहने लगी कि हमने अपने माता पिता की मर्जी से शादी की है। उन्हें लगता है कि उनके धैर्य ने जवाब दे दिया है। हमारे माता पिता ने हमारी शादी भिखारियों से की है और उन्होंने उसकी शादी एक राजकुमार से की है, जो बहुत अमीर है और दिखने में भी राजकुमार जैसा है। मुझे भी आत्मविश्वास मिला। मैं अपने पति के साथ सिर ऊंचा करके बैठी थी। आखिर ये मेरी दुआओं का इनाम था। मैंने बहुत कुछ सहा था। सच तो यह है कि देर आए दुरुस्त आए। मेरी किस्मत चमक गई थी। ऐसे घर में ऐसे व्यक्ति से शादी होना मेरे परिवार की सभी लड़कियों के मुंह पर तमाचा था। आज उनका सिर शर्म से छिपा हुआ था और मेरा सिर गर्व से ऊंचा था। लेकिन दिल ही दिल में मैं ये भी सोच रही थी कि शायद शादी के बाद ये सब नहीं बदलेगा। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला ये मंजर नहीं होगा। फिर भी मुझे अल्लाह पर भरोसा था। जब अब तक सब ठीक रहा तो अल्लाह आगे भी अच्छा ही करेगा।
जब मैं अपने घर में आया तो ये बहुत बड़ा था। यहां रहता है, मैं अब अपनी दृष्टि खो दूंगा। मेरी बहनें आई हुई थी क्योंकि मेरे पति मुझे आज हमारे घर आमंत्रित कर रहे थे, इसलिए स्वादिष्ट भोजन पकाया जा रहा था। मेरी सभी बहनें चारों ओर बैठी थी और मुझसे पूछने लगी कि मुझे उपहार में क्या मिला है। जब मैंने उन्हें अपना उपहार दिखाया तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि वे 2 बड़े प्यारे सोने के कंगन थे। उन्होंने कहा कि हमें 2000 रुपए दिए गए थे और उन्हें दे दिए। एक बहन को सोने की अंगूठी मिली थी, लेकिन ये इतनी पतली थी कि पहनने से पहले ही टूट गई। मेरे कंगन देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह जाना बहुत सामान्य बात थी। मेरी मां ने सभी से कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। देखो, तुम्हारी बहन की किस्मत चमक गई, उसे इतना अच्छा पति मिला है। हमें भी इतने महंगे उपहार दिए गए हैं। मेरी बहनों को भी उपहार दिए गए, वो भी बहुत खुश हुई। एक बहन ने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तुम्हें बहुत तारीफें मिली होंगी, मुझे कुछ पैसे दो। तो मैंने उसे पैसे दे दिए। मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखा। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम इतने सुंदर और अच्छे दिखने वाले हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, तुम्हें कोई भी मिल सकता था, और जिस लड़की पर तुम हाथ रखते वो तुम्हारी हो जाती, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने कहा कि मैं एक अच्छी लड़की से शादी करना चाहता था। जैसा कि तुमने कहा, मुझे कोई भी लड़की मिल सकती थी, लेकिन मैं किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मैं एक खास लड़की से शादी करना चाहता था, जो तुम हो। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, अल्लाह बनाने वाला है। अगर हम अल्लाह को बनाने वाला मानते हैं तो हम उसे कैसे बना सकते हैं? मुझे अपने पति की बातें बहुत अच्छी लगी। वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मैंने इस घर में कुछ अजीब होता हुआ देखा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे पति कमरे में नहीं थे। मैंने पूरा घर छान मारा, वो कहीं नहीं मिले। जब मैंने उन्हें सुबह देखा तो वो बिस्तर पर सो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि वो कितने बजे वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं गई थी। उन्होंने मुझसे खुलेआम झूठ बोला। झूठ का कारण जानकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मैं उठी थी और आप कमरे में नहीं थे। उन्होंने कहा कि शायद मैं पानी पीने गई थी। उन्हें नहीं पता था कि मैंने पूरे घर में उनकी तलाश की है। फिर वो अचानक कहां से आ गए? खैर, मैंने सोचा कि शायद कुछ होगा, इसीलिए मैंने फिर इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन ऐसा हर दिन हो रहा था। हर रात मेरे पति रात को कमरे से गायब हो जाते और सुबह वापस आते। मुझे नहीं पता था कि वो पूरी रात कहाँ गए थे। जब मैंने उनसे पूछा तो वो झूठ बोलने लगे। मुझे समझ नहीं आया कि किससे बात करूं। फिर जब मैंने अपनी मां को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, तुम पागल क्यों हो? आपने 2 महीने के लिए शादी की है और आपके पति से कीड़े को हटा दिया गया है। आपको अपनी बहनों को भी चिंता नहीं है। आपके लिए एक शब्द नहीं आपके मुंह से बाहर आना चाहिए। और मैंने ये सब कार के लिए नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनके पास ये सब है। फिर मैंने अपने पति से पूछा कि आपने इतने कम समय में मेरी शादी क्यों कर दी? आपको इतनी जल्दी क्या थी? उन्होंने कहा कि दरअसल हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने एक समय तय किया था कि इस समय तक शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि बचपन में मुझ पर बहुत जादू टोना किया गया था और मैंने वो सारा समय ये सोचने में बर्बाद कर दिया कि मैं ये करूंगी और शादी हो जाएगी। और फिर जब सब कुछ मुझ पर गिरने लगा तो मुझे ये सब जल्दी जल्दी करना पड़ा। बड़े बड़े लोग इतने बड़े अंधविश्वासों को मानते हैं। मुझे पता है कि ये सब गलत है, लेकिन हमें भी तो ये सब करना पड़ता है। एक दिन मैं अपने पति के पीछे गई और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो बेसमेंट में रह रहे थे। इस बड़े घर में बेसमेंट होना आम बात थी। ये इन लोगों का खानदानी घर था। मुझे लगा कि कोई बेसमेंट में नहीं जाएगा। इस घर में इतने सारे कमरे थे और हम सिर्फ 2 लोग थे, तो किसी को बेसमेंट की क्या जरूरत थी? लेकिन बेसमेंट कमरे की बनावट देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई आता जाता रहता है। मेरे पति मुझे छोड़कर रोज वहां जाते थे और बेसमेंट में चले जाते थे। लेकिन इसका क्या मतलब था? अगर वे काम पर जाते थे तो उन्होंने
अपने घर में अपना स्टडी रूम भी बना रखा था। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या घर में बेसमेंट है। मुझे बेसमेंट देखने का बहुत शौक था। वे बोले, तुम्हें किसने बताया कि इस घर में बेसमेंट है? यानी उन्होंने मुझसे फिर झूठ बोला। मैंने कहा, मुझे नौकरों ने बताया। वे बोले, ये बेसमेंट नहीं है, ये तो छोटा सा स्टोर रूम है। वैसे भी हम बेसमेंट का क्या करेंगे? मेरे पति मुझसे झूठ बोलते रहते थे और मेरी मां कहती थी, मुझे ये सब बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। लेकिन झूठ तभी बोला जाता है जब कोई बहुत बड़ी बात छिपाई जा रही हो, यानी जब कोई गड़बड़ हो। इस घर में क्या गड़बड़ हो सकती है? मैंने सोचा, मैं अपने पति के पीछे पीछे चलूंगी और देखूंगी कि वे बेसमेंट में क्यों जाते हैं। जब वे वहां जाएंगे तो मैं भी अंदर चली जाऊंगी। मैं जाऊंगा। यह काम मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया था। मुझे जासूसी करना नहीं आता था। लेकिन अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। एक हफ्ते बाद मुझे चक्कर आने लगे। मैं अभी अपनी मां के घर गया था। इससे पहले कि मैं गिरूं, मेरी मां ने मुझे पकड़ लिया और पहले से ही खुशी से कहना शुरू कर दिया, ये अच्छी खबर लगती है। मेरी एक बहन भी आई थी जिनके अभी तक कोई संतान नहीं थी। उसने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जो लोग अच्छे दिखते हैं उनका भाग्य अच्छा नहीं होता, और जिनकी शक्ल अच्छी नहीं होती उनकी किस्मत अच्छी होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। जय हिंद।